जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और फिर पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव के भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्यसभा से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाइए और देख लीजिए, और इस वीडियो को चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो भारतीय सदन के ऊपरी सदन को राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। तो ये गलत है। इससे विघटित नहीं किया जा सकता है, तो ये सही है। यानी कि राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, तो ये सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में सदस्यों की प्रभावी संख्या 245 है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को नामित किया जाता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं। तो विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। तो राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के युग्म में से किसको राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व मिलता है। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में किसको राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व मिलता है। तो आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलता है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल इनमें भी मिलता है। उड़ीसा एवं राजस्थान इसमें भी मिलता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली और पुदुचेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसे राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात को। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें बिहार की हैं। तो राज्यसभा में बिहार के 16 सीटें हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये क्या है, सही क्रम है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो निम्नलिखित में से कम यानी कि किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु। तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो वो 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य का उनका स्थान लेते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्षों पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है। तो नहीं। तो राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है। तो नहीं, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके 1/4 सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो ये 1/4 की नहीं 1/3 की होती है। इस प्रकार प्रत्येक 2 वर्ष उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही है। ये वाला क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 सही है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, ये भी सही है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं, तो सही नहीं है, यानी ये गलत लग रहा है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती है। तो ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, ये बिल्कुल गलत है। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम संख्या क्या है? तो लोकसभा और राज्यसभा में कोरम 1/10 है, कुल सदस्यों की 1/10। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है, तो राज्यसभा में कोरम का निर्धारित संख्या है 25। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है, इस प्रकार इसमें कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का सदस्य उस सदन का अध्यक्ष सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति, तो राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है, यानी कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्यकाल कौन संचालन करता है? तो उपसभापति संचालन करता है। राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति यानी उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य करते हैं। वह राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है। क्या राज्यसभा के सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं। संसद के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर भी हो जाएगा। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति एस राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, तो इसका ये सही है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन राज्यसभा के एकांकित शक्ति के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है? धन विधेयक में, धनेतर विधेयक में, नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करना और संविधान का संशोधन करना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं? तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। तो ये दोनों ही सही है, इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है, तो विशेष महत्व राज्यसभा के प्रस्ताव का है, यानी राज्यसभा प्रस्ताव करती है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 312 राज्यसभा के निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। इस प्रकार इसका आंसर सही सी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे। तो
राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न करे। तो 14 दिनों के अंदर अगर कुछ वो नहीं बोलती है तो उसको पारित मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो 14 दिनों के अंदर लौटा दिए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने में कौन सा सक्षम है? तो राज्यसभा को भंग करने में कोई भी इसमें सक्षम नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो किसी भी परिस्थिति में राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये सही है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने का व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो राज्यसभा की भूमिका अध्यक्ष के निर्वाचन में नहीं होती है। अगला प्रश्न, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्यसभा एक तो अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। अगर 14 दिन के अंदर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकालता है तो उस धन विधेयक को पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने अवधि के लिए रोक सकती है? तो राज्यसभा सामान्य विधेयक को 6 माह तक रोक के रख सकती है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो सर्वप्रथम पृथ्वीराज कपूर को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। सभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो राज्यसभा का सदस्य और हिंदी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर थे। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो इंदिरा गांधी भी थी, इंद्र कुमार गुजराल भी और मनमोहन सिंह। इस प्रकार इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव BS रमा देवी थी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? तो राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति 2 अप्रैल 1954 को हुआ था। राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जाती है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250, तो एकदम सही है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, तो ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं में सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियाँ हैं, तो ये उतना उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय ही नहीं है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। ठीक है, यानी राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं, उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संबंध में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला है, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाता है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदान के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो सही आंसर है वो 1 और 2 सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। अगला है आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा में पारित किए जाते हैं। तो इसमें कौन सही है? तो इसमें जो ऑप्शन वो एक था, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में ये संसद विधि बना सके, तो ये सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला है लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक कर रख सकती है? तो 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। अगला प्रश्न है संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा का विघटित हो सकता है, तो राज्यसभा का विघटित कभी भी नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा किसी के द्वारा भी भंग नहीं की जा सकती है। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो वो हो जाएगा इसका सही आंसर भारत का उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है, यानी सही सुमेलित इसमें कौन है जो नहीं है? तो आंध्र प्रदेश में 18 राज्यसभा के स्थान, ये क्या है? गलत है, 18 नहीं है। तो इसमें गलत यही हो जाएगा, गलत ही चुनना था। बाकी सब सही है। उड़ीसा में 10 है, तमिलनाडु में 18 है और महाराष्ट्र में 19 है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्यसभा से पहले स्थापित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। तो राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार यह सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा और रिवीजन भी आप लोग का हुआ होगा जो पढ़ लिए होंगे पहले। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें लोकसभा को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।